असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ओखला और मुस्तफाबाद की लड़ाई को त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील कर दिया है। पार्टी ने ओखला से शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवार दिल्ली दंगों में आरोपी है और फिलहाल दोनों ही जेल में बंद हैं और दोनों ही दिलचस्प बात यह है कि जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं ओखला सीट पर 1993 में जनता दल और 1998, 2003, 2008 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर परवेज हाशमी ने जीत दर्ज की थी। 2013 के चुनाव में कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान ने जीत दर्ज की। 2015 और 20 के चुनाव में आपके अमानतुल्लाह खान ने जीत दर्ज की। 2015 में 23.84% मत के साथ भाजपा उम्मीदवार ब्रह्म सिंह दूसरे और 12.8% मत के साथ कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान तीसरे स्थान पर रहे। 2020 में भाजपा उम्मीदवार ब्रह्म सिंह 29.65% मत के साथ दूसरे और कांग्रेस उम्मीदवार परवेज हाशमी 2.59% मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं इस बार आपने आदिल अहमद खान, भाजपा ने मोहन सिंह बिष्ट, कांग्रेस ने अली मेहदी, AIMIM ने मोहम्मद ताहिर हुसैन, BSP ने अशोक कुमार, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी ने नसरुद्दीन गौरी, राष्ट्रीय जन मोर्चा ने मोहम्मद उस्मान बख्श को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा बसपा को छोड़कर कांग्रेस, आप, AIMIM ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। AIMIM के मुस्लिम उम्मीदवार होने से इस सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। यहां भी मुस्लिम उम्मीदवार उतरने से आप और कांग्रेस में वोट बंटने का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हो सकता है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन कभी आम आदमी पार्टी के नेता थे। वो आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद रह चुके हैं। फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन का नाम आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। ताहिर हुसैन को अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है और इसके बाद एक बार फिर से ताहिर के सियासत में सक्रिय होने की चर्चा शुरू है। ऐसे में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर को अपनी पार्टी से दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब ताहिर इस सीट से AIMIM के टिकट पर खड़े हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जरा सुनिए। और 10 साल से बाजा बजा रहे, याद रखो ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक, ये दोनों RSS से निकले हैं। एक RSS की शाखा से निकला, एक RSS के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्वा की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ। और जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। बताओ मैंने कौन सा गुनाह किया? कौन सा गुनाह हमने किया? अगर हम जो लोग आज जेल की 4 सलाखों के पीछे, उन दीवारों के पीछे जिनको खामोश और गुमनामी की जिंदगी में डाल दिया गया था, मंजलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अगर बेल नहीं मिलेगी तो वोट के जरिए उनको हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अदालत इंडिपेंडेंट है, हम इसकी इज्जत करते हैं, मगर उन सरकारों ने उनको जेल में डाला था। कानून का इस्तेमाल सरकार ने किया। और क्या गलती थी शिफा की कि CAA का एहतजाज शिफा ने करवाया था। बहुत अच्छा किया। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में एहतजाज होना चाहिए, मगर निशाना किसको बनाया गया था? जब शाहीन बाग का यहां एहतजाज जो पूरे मुल्क के लिए एक मशाले राह बन गया था, यही केजरीवाल ने कहा था ये BJP स्पॉन्सर्ड है। ओखला की आवाम, आज आपके पास एक मौका आ रहा है।
कि जिन्होंने आपके एहतजाज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा था, आप अपने वोट के जरिए उनको आपको जवाब देना है। जब कोविड में तबलीगी जमात के मरकज को ताला लगा दिया गया तो सबसे पहले सुपर स्प्रेडर का नाम तबलीगी जमात को देने वाला कौन था? यही केजरीवाल की सरकार थी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। देश का 76वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की शक्ति, देश के शौर्य, नारी शक्ति, संस्कृति, विविधता का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। जल, थल और नभ में हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतिनिधित्व करती तीनों सेनाओं के अलावा अर्धसैनिक बलों का प्रतिनिधित्व भी आज देखने को मिला। हवा में कलाबाजियां करते हुए विमान, हैरत अंगेज कारनामे करते जाबाज डेयर डेविल्स जिन्हें देख कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा दे, और गर्व से सीना फुला देने वाला पल, वो भव्य परेड, राज्यों मंत्रालयों की मनोहारी झांकियां और मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोबोवो सुबियांतो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत तमाम गणमान्य हस्तियां और शान से लहराता हमारा प्यारा तिरंगा। ये तस्वीर थी आज कर्तव्य पथ की। तो आइए इस मौके पर जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों हमारे दिलों के इतना करीब है और क्यों भारत इसे इतनी शान से मनाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन साल 1950 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से देश में लागू हो गया था और दुनिया के नक्शे पर हम एक महान गणतंत्र के तौर पर उभर कर सामने आए थे, हमारा उदय हुआ था। गणतंत्र यानी गण का तंत्र, यानी जनता का तंत्र, यानी जनता का शासन। किसी राजा, नवाब, बादशाह, सम्राट का शासन नहीं, बल्कि आम जनता का शासन, जहां राज्य का शासन किसी राजा के बेटे के हाथों में नहीं था, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के हाथों में होता है। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उससे पहले ही संविधान बनाने का काम शुरू हो चुका था। आपको बता दें, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 166 दिनों तक जनता के लिए ओपन सेशंस रखे गए, जिसमें संविधान के मसौदे पर विस्तृत चर्चा हुई और इस तरह 1079 दिनों के अथक मेहनत और परिश्रम के बाद हमारा संविधान अस्तित्व में आया। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक तौर पर लागू हुआ, लेकिन पूरी तरह प्रभाव में आया 26 जनवरी 1950 को। आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया संविधान? ये सवाल आपके जहन में जरूर उठता होगा। तो किसी और दिन भी तो लागू किया जा सकता था इसे, लेकिन इसका जवाब यह है कि ये तारीख बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। दरअसल 1930 में 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की थी और इसमें ब्रिटिश शासन से पूरी आजादी की मांग की गई थी। उसी की याद में संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का फैसला लिया गया। 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन भी हुआ और उसका नेतृत्व गोरखा रेजिमेंट के तत्कालीन ब्रिगेडियर मोती सागर ने की थी। पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकोर्णो मुख्य अतिथि बने थे और परेड की तैयारी 6 महीने पहले ही पिछले साल जुलाई में शुरू हो जाती है। तभी प्रतिभागियों को औपचारिक तौर पर उनके शामिल होने के बारे में जानकारी दे दी जाती है। ये प्रतिभागी करीब कुल 600 घंटे की कड़ी प्रैक्टिस करते हैं और तब जाकर गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड का आयोजन होता है। इस साल 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ था और हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के तौर पर आए। संयोग से 1950 के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी इंडोनेशिया के ही तत्कालीन राष्ट्रपति सुकोर्णो मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। हर साल गणतंत्र दिवस के लिए एक थीम भी तय की जाती है और अलग अलग राज्य और सरकारी विभाग इस थीम का पालन करते हैं।
इस बार की झांकियों के लिए थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये झांकियां प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक विरासत जैसे अलग अलग क्षेत्रों में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करती हुई नजर आई। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत राष्ट्रपति भवन के पास रायसीना हिल से ही शुरू होती है और ये कर्तव्य पथ से होकर इंडिया गेट के पास से गुजरती है और ऐतिहासिक लाल किले तक जाती है। 1950 का पहला गणतंत्र दिवस समारोह कर्तव्य पथ पर नहीं हुआ था। इसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, जो कि अब के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, तब इरविन स्टेडियम के नाम से इसे जाना जाता था, वहां तक होता था। पहले गणतंत्र दिवस समारोह में 100 से ज्यादा विमानों और भारतीय सेना के 3000 कर्मियों ने भाग लिया था। वो सिलसिला आज भी जारी है और भारत लगातार अपनी शक्ति और आन बान शान को दुनिया को दिखाता है गणतंत्र दिवस के मौके पर, और कर्तव्य पथ पर वो नजारा देखने लायक था। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।